नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि एक हफ्ते से आपकी क्लासेज बंद थी, मैं कहीं घर से किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि संडे से आपकी क्लासेज पुनः प्रॉपर तरीके से चलेंगी। तो अब हम आपकी क्लासेज आज से स्टार्ट करेंगे। अब आपकी क्लासेज आपके एग्जाम तक प्रॉपर तरीके से मिलेगी और हम लोग कुछ सब्जेक्ट का कंबाइन क्लासेज चलाएंगे। जैसे आपकी हिंदी हो गई, मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी जो है आपका कितने एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है। डीएसएसबी की छात्र तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की जैसे पता है मैं आपको क्लासेज लूंगा हर सब्जेक्ट की डीएसएसबी की। तो डीएसएसबी हिंदी की क्लास की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। केबीएस में आपका पूछा जाता है, केबीएस के साथ साथ एनबीएस टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, यानी डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी, केबीएस पीआरटी, एनबीएस पीआरटी, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी। यहाँ पे आपके हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 हो गया, यहाँ में भी आपको हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे आपका टीजीटी 6 to 8 हिंदी रहा हो या आपका प्राइमरी लेवल हो तो भाषा में भी आपको हिंदी पूछी जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका यूपी टेट हो गया, तो यूपी टेट में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। संपूर्ण ग्रामर और साहित्य आपका पूछा जाता है। यूपी टेट के अलावा मैं बात करूँ आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो गई आपकी, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आपको हिंदी पढ़ना है। तो जितने भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए रहते हैं एग्जाम, सब में आपका हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अब हम लोग हिंदी की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। हिंदी की हम लोग बहुत विस्तार से क्लास चलाएंगे, जिसमें मैं आपको मेरा जो प्लान रहेगा मंडे टू सैटरडे में आपकी थ्योरी क्लास करवाऊंगा। और थ्योरी क्लास जैसे मैं सबसे पहले चैप्टर वर्णमाला आज उठाया हूँ, तो वर्णमाला का पूरे मैं थ्योरी क्लास करवाऊंगा। जैसे आपकी थ्योरी क्लास समाप्त होगी उसके बाद मैं इसके प्रश्न भी करवाऊंगा, यानी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में बन सकते हैं वर्णमाला से मैं सारे प्रश्न कवर करूंगा। लगभग 50 प्रश्न आपके रहेंगे, उतना आप लोग कर लेंगे, वर्णमाला आपका कवर हो जाएगा। उससे बाहर आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैं आपका पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा। हिंदी ग्रामर जैसे आपकी कंप्लीट होगी, साहित्य करवाऊंगा, हिंदी का इतिहास करवाऊंगा। तो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस चलवाऊंगा। और यह क्लास मेन टारगेट रहेगा इसका आपका बीपीएससी टीआरई 4.0, डीएसएसबी, एनबीएस, केबीएस और इसके साथ साथ यूपी टेट। इसके लिए स्पेशल क्लास रहेगी क्योंकि यहाँ हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपका हिंदी आपको हर सब्जेक्ट में आना है। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको हिंदी पूछी जाएगी। डीएसएसबी टीजीटी हो गया, उसके बाद डीएसएसबी पीआरटी हो गया, एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो गया, केबीएस पीआरटी, केबीएस टीजीटी पीजीटी हो गया, बीपीएससी टीआरई 4.0 चाहे आपका प्राइमरी हो या 6 to 8 अगर आपका भाषा रहा हो तो वहां पे भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी। यूपी टेट में 30 नंबर की हिंदी आपकी पूछी ही जाएगी। इसके अलावा आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, तो आपका मेन सब्जेक्ट भी अगर हिंदी है तो इतना विस्तार से मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। इससे बाद आप लोग अगर मैं आपको लगभग 35 से 40 क्लास करवाऊंगा, यानी 40 क्लास में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद ऐसे ही नहीं, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट ऐसे करवाऊंगा। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी। इसके अलावा संडे को आपका एक मॉक टेस्ट रहेगा, जितना आप लोग पढ़ेंगे उसका मॉक टेस्ट लूंगा एक, यानी जितना हम लोग पढ़ाए रहेंगे उसका कंप्लीट एक मॉक टेस्ट करवा दूंगा आपको। ऑनलाइन आपको क्लासेस लूंगा, उसमें प्रश्न करवाऊंगा, आप लोग अपना आंसर देखिएगा आपका कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आप लोग को अब हमारे साथ 4 से 5 महीने जुड़ना है। अगर 4 से 5 महीने अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपकी पूरी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा, चाहे वो आपका डीएसएसबी हो गया, चाहे एनबीएस हो गया, चाहे केबीएस, यानी टीचिंग एग्जाम से जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पे आपकी हिंदी पूछी जाती है, इससे बाहर हिंदी के एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। इतना मैं वादा करता हूं, इतना डीपली पढ़ाऊंगा। बस आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। डीएसएसबी को टारगेट करके लूंगा मैं, एनबीएस टीजीटी पीजीटी पे टारगेट रहेगी, बीपीएससी टीआरई 4.0 पे टारगेट क्लास रहेगी, यानी जितने भी टीचिंग एग्जाम होंगे सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला।
अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक से ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ सब प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर आज के पहले टॉपिक हम लोग इतिहास शुरुआत करते हैं। आज के पहले टॉपिक में हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस 4 से 5 महीने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं DSSB हो गया, NBS हो गया, BPSC TRE 4.0 हो गया, सबकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से बनता है, वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला क्या होता है, पहला पॉइंट आपका यहीं से बन जाता है। तो वर्णमाला क्या होता है बताइए आप। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम, व्यवस्थित क्रम होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों की माला जिसमें आपके अक्षर हो, वर्ण हो, ध्वनि हो, ये सब क्या है आपके वर्णमाला हैं। का क्या हो गया, आ हो गया आपका, का हो गया, खा हो गए, ये सब पूरा जितने भी हैं आपके क्या हो गए, वर्णमाला हो गए ना। यानी वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह ही क्या होगा, वर्णमाला होगा। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण जो होता है, वर्ण होता है जो अक्षर जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी जिस अक्षर को तोड़ा ना जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कभी विनाश ना होने वाला अक्षर क्या होता है, जो कभी विनाश ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला पॉइंट जहां से पेपर में इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार प्रश्न बन चुका है, वर्णों की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है बताइए। तो भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वह शब्द होता है। क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होता है। वहीं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि भी होती है। और सार्थक इकाई की बात की जाए तो शब्द हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई या वर्ण की बात की जाए तो वर्ण या ध्वनि हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए तो वर्ण हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बात की जाए तो ध्वनि हो जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से आपको हर पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा वर्णमाला से। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो शब्द होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वर्ण या ध्वनि होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए तो वर्ण होगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात की जाए तो क्या होगा, ध्वनि होगा। ठीक, एक चीज और आप लोग यहाँ पे जानते रहिएगा, स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं। और व्यंजन को क्या कहते हैं, तो व्यंजन को हम लोग हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन को हम लोग हल कहते हैं। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग वर्ण के भेद की बात की जाते हैं। तो वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। तो वर्ण का जो भेद होता है, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन और अयोगवा होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्वर देखते हैं क्या होता है। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम लोग स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे आपका आ हो गया, बड़ा हो गया, बड़ी, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये क्या हो गए, आपके स्वर कहलाते हैं। और अयोगवा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अयोगवा आपके आ और आहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ और आहा, आपका अयोगवा हो जाएगा। ठीक, अब तो आप लोग स्वर समझ गए होंगे। जिन लोग को हमको जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हों उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हों, यानी जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वह व्यंजन कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वह स्वर कहलाते हैं। जैसे व्यंजन देख लेते हैं, व्यंजन जैसे व्यंजन में का हो गया ना, तो का क्या है, स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, नहीं, का कैसे बना है, का हलंत और आ करके बना है ना, तभी तो का बनेगा। खा हो गया आपका, तो खा हलंत करके बनेगा तभी तो खा बनेगा। तो सब क्या हो जाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हों उनको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग बात करें स्वरों के प्रकार के बारे में। तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वह 11 होती है। वहीं बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। तो
बोलने के आधार पर कौन से स्वर को नहीं लिया जाता, तो ऋषि को नहीं लिया जाता। किसको नहीं लिया जाता, ऋषि को नहीं लिया जाता। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो 11 होगा। टोटल 13 होते हैं, लेकिन लिखने के आधार पर 11 होते हैं, क्योंकि आ और आह को स्वरों में नहीं गिना जाता। इनको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या की बात की जाए 10 होगा। यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बोलने के आधार पर ऐसा कौन सा स्वर है जो जिस स्वर की गिनती नहीं की जाती, तो क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, आ और आहा। तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, अब हम लोग स्वरों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग स्वरों के प्रकार के बारे में बात करें तो स्वर के प्रकार जो होते हैं पहले मात्रा के आधार पर देखते हैं। तो मात्रा के आधार पर बात की जाए तो स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। कौन कौन से, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। हास्य स्वर की बात की जाए तो हास्य स्वर जो है जिसको बोलने में कम समय लगे, यानी जिसको बोलने में कम समय लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में हमें कम समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ऋषि। आ, ई, उ, ऋषि, तो क्या हो जाएंगे, हास्य स्वर हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। तो पेपर में प्रश्न यहां से बनता है, हास्य स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें से आपको एक विकल्प दे दिया जाएगा, 3 विकल्प दूसरा दिया जाएगा, तो आपको छांटना रहेगा। प्रश्न ऐसे ही बनता है। तो हास्य स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है, हास्य स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि। इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है ना, इसलिए हास्य स्वर कहलाएंगे। अब हम दीर्घ स्वर देखते हैं। जिन स्वर को बोलने में दोगुना हस्त से समय लगे, यानी हस्त से दोगुना समय लगे, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी दोगुना हस्त से समय लगे। उसमें क्या था, हस्त स्वर में क्या था, आ, ई, उ, ऋषि, कितना समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, दोगुना समय लग रहा है ना, तो आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर की संख्या की बात की जाए तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, अब यहीं पे एक प्रश्न और बनता है, मूल स्वर कितने होते हैं, बता सकते हैं आप लोग, पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है, मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर जो होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, ये आपके 3 क्या हो जाएंगे, मूल स्वर हो जाएंगे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इसको आप लोग जानते रहिएगा। तो मूल स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। वहीं अगर हम लोग दीर्घ स्वर की बात करें तो, दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। ओ सॉरी, दीर्घ स्वर नहीं, संयुक्त स्वर की संख्या। तो संयुक्त स्वर की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। मूल स्वर कितने हो जाएंगे, आ, ई, उ, 3। और दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसको आप संयुक्त स्वर की संख्या 4 कर लीजिएगा, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होता है, तो प्लुप्त स्वर क्या होता है बताइए, जिसको हस्त स्वर से 3 गुना समय लगे। अभी तक हस्त स्वर में क्या था, जिसको बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ। उसके बाद आया, क्या आया, हस्त स्वर के बाद आपका कौन सा स्वर आ गया, हस्त स्वर के बाद दीर्घ स्वर आ गया, जिसको बोलने में हस्त स्वर से दुगुना समय लगे। तो जैसे आ, ई, उ। अब उसके बाद प्लुप्त स्वर आ गया, जिसको हस्त स्वर से तिगुना समय लगे, जैसे ओम। ये आपको यूज किया जाता है ना, ओम, ऐसे लिखा जाता है ओम ना। तो जिसको 3 मात्रा का समय लगे या तिगुना समय लगे, इसको हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक चीज और आप जानते रहिए, ये जो आता है ऐसे सब लिखा जाता है ना, इसको हम लोग आगत स्वर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊपर जो ऐसे लगा रहता है,
आगस स्वर कहते हैं, या अंग्रेजी से आया है। कहाँ से आया है? अंग्रेजी से आया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, डॉक्टर, तो क्या है ऊपर जो लगा है इसको हम लोग आगस स्वर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जीभ के आकार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 प्रकार से होती है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं? अग्र स्वर की ट्रिक क्या होती है? अग्री, अग्री। इसमें आ को आप छोड़ दीजिए, ग्री, तो क्या क्या आ रहा है? ई बड़ी, छोटा ए, बड़ा ए, अग्रिये। तो आ छोड़ के ए ग्रिये, इसकी ट्रिक होती है। यानी जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर कहते हैं। यानी जीभ के जो अगले हिस्से से बोला जाता है उसको अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए जीभ के अगले हिस्से से बोला जा रहा है ना, आप लोग ट्राई करिए, ई ए अग्र स्वर, इसकी ट्रिक हो जाएगी अग्री। अग्री में आ छोड़ दीजिए आप, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटी, तो छोटी ई बड़ी हो जाएगा, ए लगा है ए हो जाएगा, तो अग्रिये, अग्र स्वर, यानी जीभ के अग्र हिस्से से बोला जाए उसको अग्र स्वर कहते हैं। ई ए, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मध्य स्वर की बात करें। मध्य स्वर की बात करें, या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। मध्य स्वर पेपर में कई बार पूछा गया है, मध्य स्वर कौन सा होता है? तो मध्य स्वर की संख्या 1 होती है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। जैसे आ बोल के ट्राई करिए, आ कहां से आ रहा है? जीभ के बीच के मध्य हिस्से से बोला जा रहा है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको हम लोग मध्य स्वर कहते हैं। तो जैसे आ, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 1 होती है। इसको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा आप। बाकी नोट तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड ही करूंगा, लेकिन अगर आप लोग खुद की नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 40 से 45 क्लास में संपूर्ण हिंदी की नोट्स तैयार करवा दूंगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इससे बाहर अगर आपके एक भी प्रश्न बन जाएंगे तो बताना। आप लोग अगर 40 से 45 क्लास देख लिए, उसकी नोट्स बना लिए, या मैं जो नोट्स दूंगा उसको अच्छे से रिविजन में पढ़ लिए, इससे बाहर हिंदी में आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहीं से नोट से ही प्रश्न हूबहू बनेंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पश्च स्वर की बात करते हैं। तो पश्च स्वर की बात की जाए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मध्य स्वर को उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। इस पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है, उदासीन स्वर किसे कहते हैं? तो आ को कहते हैं, मध्य स्वर को ही उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक, पश्च स्वर की बात करें तो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाए, यानी आ ऊ ओ बोल के ट्राई करिए, आ ओ यानी जीभ के पिछले हिस्से से बोला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? आ ओ तो कितनी संख्या होती है इनकी? टोटल कितना है आप लोग देख लीजिए, 5। इसको भी याद करते रहिएगा। जो जीभ के पश्च भाग से बोला जाए जो स्वर, उसको हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। अब हम लोग क्या कहते हैं? मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कहते हैं। तो मुंह खोलने के आधार पर जो स्वरों का संख्या होती है 4 प्रकार से होती है। इसको मैं इतना ट्रिक से समझा दूंगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संवृत स्वर, अर्धवृत स्वर, विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्धवृत स्वर, विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, 4 होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संवृत स्वर देखते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो उनको हम लोग संवृत स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ऊ ई। इसकी ट्रिक बता दूं आपको? बताइए, इसकी ट्रिक बता दूं? इसकी ट्रिक होती है सुई। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा, सुई। तो सुई से कैसे हो जाएगा? तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? सुई में ऊ की मात्रा लगी है ना, तो आपका ऊ हो जाएगा। यहाँ पे ई बड़ी है तो आपका छोटी ई बड़ी ही हो जाएगा, यानी सुई, ऊ ई। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं।
जिसकी ट्रिक होती है सुई। सुई का मतलब उ ई, सुई। सुई में सा को छोड़ दीजिए, बाकी मात्राएं ले लीजिए। उ ई, ये समृद्ध स्वर कहलाएंगे। अब पेपर में समृद्ध स्वर पूछा जाएगा तो आप लोग कैसे बताएंगे? सर ने बताया था सुई। सुई मतलब उ ई, यानी उ ई, सुई, समृद्ध स्वर। इनकी संख्या 4 होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि दोबारा हिंदी आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग एक बार नोट्स को रिवीजन कर डालिएगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। हिंदी में अगर 30 में प्रश्न पूछा जाएगा, 30 में 26 से 27 करके आएंगे, क्योंकि 3-4 प्रश्न गलत होगा। क्योंकि साहित्य में कहां से पूछ लिया जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि साहित्य की रचनाएं याद करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं जब साहित्य पढ़ाऊंगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक से साहित्य पढ़ाऊंगा कि साहित्य की एक एक रचनाएं मैं आपको याद करा दूंगा। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, इतनी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा कि टीचिंग एग्जाम की कोई भी एग्जाम हो, आप लोग हिंदी में 100% स्कोर लाएंगे। बस आप लोग बेफिक्र रहिए, क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त, अब देखते हैं अर्धवृत्त स्वर क्या होता है। इसको हम अर्धसमृद्ध भी कहते हैं। तो इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? इनकी संख्याएं 2 होती हैं। इसकी भी ट्रिक बता दूं, इसकी ट्रिक होती है आपकी आधी सुई। क्या होती है इसकी ट्रिक? आधी सुई। आधी सुई से ट्रिक कैसे बनेगी इसकी? आधी सुई बताइए कैसे बनेगी? आधी सुई ओ ए, क्या हो जाएगा? ओ ए, ठीक, ओ ए। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त समृद्ध या अर्धवृत्त स्वर भी कहते हैं। जैसे ओ ए, तो मुख कैसे है? आधा बंद है, पूरा मुख खोल के थोड़ी बोले हैं। बोल के ट्राई करिए, ओ ए, ओ ए, ओ ए। तो आपका मुंह कैसे बन रहा है? आधा गोले की आकार का बन रहा है ना, पूरा थोड़ी खुल रहा है। तो क्या हो जाएगा? अर्धसमृद्ध या अर्धविपरीत स्वर हो जाएगा। अब हम लोग विपरीत स्वर की बात करें, हाँ, इनकी संख्या कितनी होती है? अर्धसमृद्ध या अर्धवृत्त की 2 होती है। कौन कौन से? ओ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपरीत स्वर की संख्या कितनी होती है? विपरीत स्वर की संख्या 1 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, यानी अभी तक अर्धवृत्त में क्या था? मुख आधा खुल रहा था, जैसे ओ ए। अब विपरीत स्वर आ गया, यानी मुंह पूरा खुलेगा, जैसे आ। बोल के ट्राई करिए, आ तो आपका मुंह कैसा है? पूरा खुल रहा है ना, आ। तो क्या हो जाएगा? विपरीत स्वर हो जाएगा। तो अगर मुंह पूरा खुले तो विपरीत स्वर, अगर मुंह आधा खुले तो अर्धवृत्त स्वर या अर्धसमृद्ध स्वर। अगर सुई तो क्या हो जाएगा? समृद्ध स्वर। सुई में सा को हटा दीजिए, उ ई। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? आ ई, यानी उ ई, सुई, ठीक। अर्धविपरीत की बात की जाए तो इनकी संख्याएं 3 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुला हो, जैसे आ, ओ ए, आ ओ ए, तो यह क्या कहलाएंगे? अर्धवृत्त कहलाएंगे। इनकी संख्याएं 3 होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए होंगे? इतना सब लोग समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं। ये भी किनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। चलिए इनको भी देखते हैं। बस आप लोग बने रहिए, क्लास में भी और बहुत मजा आएगा। इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा कि दोबारा वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण, वृत्तमुखी उ उ ओ औ। तो इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? इनकी संख्याएं 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है। ओठ कैसा हो? ओठ अगर ओ बनाए, इसकी ट्रिक क्या है? ओठ अगर ओ बनाए, यानी गोले आकार का हो, तो क्या होगा? वृत्तमुखी। कैसे? ऊ। तो ऊ बोल के देखिए, ऊ, आपका ओठ गोले की आकार का हो रहा है ना, और आपका ओठ ओ बना रहा है। ओ बोलिए, ऊ ओ आओ। तो आपका मुंह कैसा बना रहा है? गोले आकार का बना रहा है ना। तो गोले आकार का बना रहा है तो क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी हो जाएगा। आवृत्तमुखी क्या होगा? इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? इनकी संख्याएं 6 होती हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता।
अगर गोलाकार आएगा तो वृत्तमुखी होगा, गोलाकार नहीं आएगा तो आवृतमुखी होगा। जैसे आ ई ए बोल के देखिए, क्या आपका गोला बन रहा है? आ ई ए आपका गोलाकार नहीं बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? आवृतमुखी हो जाएगा। वहीं अगर वित्तमुखी की बात की जाए तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? उ ओ औ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है उनको हम वित्तमुखी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वित्तमुखी या गोलाकार नहीं होता उनको आवृतमुखी कहते हैं। वित्तमुखी की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? उ ओ औ। आवृतमुखी की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आ ई ए। अब दोबारा पेपर में यहां से प्रश्न बनेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना, तो दोबारा क्या आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बस एक बार रिवाइज करिएगा और यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप एग्जाम में झंडा गाड़ के आएंगे। तो बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, अभी और भी बेहतरीन क्लासेज आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं इसको हम। जाति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की बात की जाए तो आपका आएगा सजातीय और विजातीय। कौन कौन सा? सजातीय और विजातीय। तो इसमें आप बस इतना जानते रहिए, सजाति की बात की जाए आ ई उ हो जाएंगे, विजाति की बात की जाए ए ओ हो जाएगा। तो आ ई उ यानी एक तरह के जो हों, जैसे आ से बड़ा, छोटी से बड़ी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ आपके सजाती हो जाएंगे, ए ओ आपके विजाती हो जाएंगे। इतना आप लोग जानते रहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बहुत ही कम बनता है। आ प्लस ई मिलाने से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विजाती हो जाएंगे। सजाती जैसे आ आपको बनेगा, आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो भाई भाई से बन रहे हैं ना, इसमें आपको आ प्लस ई मिलाने से ये बन रहा है ना, तो ये विजाती हो जाएंगे। ऐसे भी आप लोग जानते रहिए। चलिए अब हम लोग व्यंजन पढ़ लेते हैं। स्वर आप लोग समझ गए? एक बार कमेंट में बताइए आप लोग स्वर अच्छे समझ गए हैं ना? कोई अगर आपके डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बेहतरीन क्लासेज की सारी प्लेलिस्ट, नोट्स, कोई भी न्यूज हो टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं। तो मैंने व्यंजन में क्या बताया था? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा? का, तो का प्लस आ मिलके क्या बनेगा? का बनेगा। तो स्वर की सहायता से बन रहा है ना, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। तो अगर अब प्रश्न बनेगा व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। यहां से आपको आता है, क्योंकि अस्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं, सबसे पहला पॉइंट यही बनता है। तो अस्पष्ट व्यंजन जो होते हैं इसमें आपका आता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कौन कौन से आते हैं आपके? आप लोग यहीं देखिए, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं क्योंकि इमेज पूरी नहीं आ रही है, इतना देखता हूं। आप देखिए, आपका का वर्ग हो गया, आपका चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। इतने हो गए आपके, कितने? का चार तप आपके 3 2 5, ये आपके क्या होते हैं? आपके अस्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25। कौन कौन से? का वर्ग की बात की जाए तो का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग की बात की जाए जा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग की बात की जाए तो टा, ठा, डा, ढा, णा। ता की बात की जाए ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग की बात की जाए पा, फा, वा, भा, मा। क्या क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजन के अस्पष्ट व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। अब यही एक इमेज से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन आप अभी इतना जानते रहिए अस्पष्ट व्यंजन किसको कहते हैं? का वर्ग से लेके पा वर्ग, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आपके अस्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। एक वर्ग में 5 होता है। जैसे का वर्ग की बात की जाए तो का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग की बात की जाए चा, ठा, जा, जा, इया। टावर की बात की जाए टाठा डाडा ना। टावर की बात की जाए ताथा दादा ना। पावर की बात की जाए पाफा बाबा माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में और एक चीज देखिए, अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्याएं 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या,
या रा ला वा, या रा ला वा अंतर व्यंजन की संख्याएं 4 होती हैं। उस व्यंजन की बात की जाए तो आपके तीनों सा आ जाते हैं, सा 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 हा, तीनों आपके सा और हा आ जाते हैं उस व्यंजन। ठीक, स्वरों की बात की जाए, यहीं से मैं बात कर लूं तो आ ई आप देख रहे होंगे कौन से किससे बोला जाता है। अभी मैं इस पे आगे बात करूंगा आपको, अभी इतना जानते रहिए। अस्पर व्यंजन की संख्या 25 होती है, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक सब में 5-5 होते हैं, काखा काका अंगा। एक चीज और जानते रहिए, हर वर्ग के जो लास्ट वर्ण होते हैं, जैसे अंगा इया ड़ा ना मा, ये आपके पंचाक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके नासिक, नासिक भी बोला जाता है इनको, अनुनासिक भी कहा जाता है इनको, पंचाक्षर भी कहा जाता है। इसको आप लोग जानते रहिए। यानी ड़ा ड़ा ना मा, अंगा अंगा इया ड़ा ना मा आपके क्या कहलाते हैं? पंचाक्षर कहलाते हैं, नासिक कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। इसको आप लोग जानते रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। या वा क्या कहलाता है? या वा को हम अर्धस्वर कहते हैं। तो अर्धस्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? या वा। अब इस पे और बात करेंगे। अब यहीं पे कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए। अगर डा और ढा पूछा जाए आपसे, तो डा और ढा क्या होता है? तो बता सकते हैं डा ढा क्या होता है? तो डा ढा को हम लोग क्या कहते हैं? डा ढा को हम लोग उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। डा ढा उच्छिप्त व्यंजन होता है। या वा आपका अर्धस्वर होता है। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक, इसको भी जानते रहिए आप लोग। अर्धस्वर यावा हो गया आपको, इतना समझ गए ना। अंतस व्यंजन यारा अलावा ऊष्मी व्यंजन की बात की जाए तो आपका ऊष्मी व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे आपके? ऊष्मी व्यंजन की हम लोग बात करें तो ऊष्मी व्यंजन की संख्याएं 4 होती हैं। कौन कौन से आपके? सा 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 हा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की बात की जाए, लुंठित की बात की जाए तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन आपका रा हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए आपसे तो लिखते चलिएगा, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जितना पॉइंट लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए आपका ला हो जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे? आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? या रा ला वा। ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन की बात की जाए सा सा हा, और उसके बाद लुंठित या प्रकंपित व्यंजन की बात की जाए आपका रा। पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए ला, और उच्छिप्त व्यंजन की बात की जाए डा ढा। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज में एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। अयोग वाह कौन कौन से हो गए आपके? आ और आहा आपका अयोग वाह हो गया। सा सा हा आपका क्या हो गया? ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन हो गया। या रा ला वा आपका क्या हो गया? या रा ला वा आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आपके क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन हो गए। इनकी संख्याएं 25 होती हैं। एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से पेपर में प्रश्न बनता है। का वर्ग को क्या कहते हैं? का वर्ग को कंठ कहते हैं। चा वर्ग को तालु कहते हैं। टा वर्ग को मूर्धा कहते हैं। टा वर्ग को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। ताथा दाना को दंत कहते हैं। पाफा बाफामा को ओष्ठ कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए? तो का वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। चा वर्ग को तालु कहते हैं। टा वर्ग को मूर्धा कहते हैं, और ता वर्ग को दंत कहते हैं। पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। ऊष्मी व्यंजन की बात की जाए या संघर्षी व्यंजन की, सा सा हा हो गया। अंतस व्यंजन या रा ला वा हो गया। आपके अयोग वा आ और आहा हो गए। और आपसे यहाँ पे अर्धस्वर बात की जाए तो या और वा हो जाएगा अर्धस्वर। उसके बाद आपका लुंठित या प्रकंपित की बात की जाए तो रा हो जाएगा आपका। पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए आपका ला हो जाएगा। इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जानते रहिएगा, कंठ तालु किसे कहते हैं? ए को कहते हैं। कंठोष किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं। दंतोष किसे कहते हैं? वा को कहते हैं। इतना आप लोग जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए, तो आज के सेशन को हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसका एक सेशन और आएगा, क्योंकि वर्णमाला एक वीडियो में समाप्त करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा है वर्णमाला। यहाँ से पेपर में हर बार बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तब आगे हम लोग बात करेंगे संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, आगत व्यंजन कौन होते हैं, घोषक के आधार पर व्यंजन के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपके वर्णों की संख्या कितनी होती हैं। अभी बहुत पॉइंट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।
अगले वीडियो में मैं आपका वर्णमाला कवर करवा दूंगा। 3 क्लास वर्णमाला की होगी। कल के क्लास में हम लोग वर्णमाला को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में वर्णमाला के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इतना आप लोग कर लेंगे, इससे बाहर वर्णमाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। और ये कहाँ कहाँ यहाँ से पूछा जाएगा पेपर की बात की जाए तो यार स्पेशली क्लास में जो लेके चल रहा हूँ, स्पेशली क्लास आपकी DSSB हो गया, DSSB के अलावा आपका KBS हो गया, KBS के अलावा NBS हो गया, BPSC TRE 4.0 हो गया, BPSC TRE 4.0 के अलावा आपका UP टेट हो गया, UP टेट के अलावा आपका UP TGT PGT हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन खास करके DSSB, KBS, NBS, BPSC TRE 4.0, UP TGT, UP टेट, इन 5 ये मैं कंबाइन क्लास ले रहा हूं। इसके अलावा DSSB की आपको जल्दी मैं रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करवाऊंगा, जिसमें रीजनिंग जितने टॉपिक होते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगा और टॉपिक को ले चलूंगा, उसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवाता चलूंगा। तो DSSB के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। DSSB TGT और NBS TGT PGT के सिलेबस, EMRS TGT PGT के सिलेबस लगभग सेम है, तो इनकी सबकी मैं कंबाइन क्लासेस लेके चलूंगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। जो टॉपिक अलग से पूछे जाते हैं उनकी स्पेशली क्लास अलग से होगी, उसमें थंबनेल में लिखा रहेगा आपका DSSB का स्पेशल क्लास है। बाकी इस क्लास में सबको आपका लिखा मिलेगा DSSB, KBS, NBS, BPSC, UP टेट, UP TGT ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास, ऐसे करके थंबनेल पे लिखा रहेगा। तो जो भी छात्र जिस भी टीचिंग लाइन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इतने ही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। लगभग 40 से 45 क्लास में आपकी संपूर्ण हिंदी को मैं कवर करवाऊंगा। तो बस आपको 2 काम करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल के क्लास के लिए जरूर जुड़िएगा। क्लास का टाइम शाम को 3 बजे रहेगा, तो आप लोग क्लास से जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे इसका PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।